नमस्ते, सदा वत्सले मातृभूमि, जय हिंद। दोस्तों, दिन भर क्या रहा स्पेस, डिफेंस और इंटरनेशनल गलियारे से इस वीडियो में एक करके जान लेते हैं। सबसे पहले डिफेंस अपडेट की बात करते हैं तो वो आ रही है भारत और अमेरिका को लेकर। दोस्तों, आपको बता दें कि अमेरिका के विदेश मंत्री ब्लिंकन भारत पहुंचे हैं और उन्होंने कई मुद्दों पर भारत के साथ बातचीत की है, जिसमें कि जो मुद्दे रहे वो है क्वाड, इसके अलावा हिंद प्रशांत क्षेत्र में भागीदारी बढ़ाना और सैन्य सहयोग। आपको बता दें कि विदेश मंत्री एस जयशंकर से मिलने से पहले ब्लिंकन ने NSA अजीत डोभाल जी के साथ भी मुलाकात की और दोनों ने द्विपक्षीय क्षेत्रीय मुद्दों पर भी चर्चा की है। दोस्तों, आपको बता दें कि अमेरिका के विदेश मंत्री की इस यात्रा के दौरान रक्षा सुरक्षा क्षेत्र में भी कई मुद्दों पर बातचीत हुई है, जिसमें कि प्रीडेटर ड्रोन जो भारत है वो लेने वाला है अमेरिका से और इसकी सख्त जरूरत भी है। तो इसके सिलसिले में बातचीत भी हो रही है कि इनको कब तक डिलीवर किया जाना है, जबकि भारत और अमेरिका के बीच में इसको लेकर समझौता भी हो चुका है। तो ऐसे में ये जो प्रीडेटर ड्रोन है जिसकी जरूरत इस वक्त काफी है, तो उसको लेकर भी बातचीत की गई है। बढ़ते हैं डिफेंस अपडेट की तरफ, जो कि डैसॉल्ट राफेल को लेकर आ रही है। दोस्तों, राफेल रिलायंस एरोस्पेस एक्सप्रेस लिमिटेड नागपुर सेंटर में राफेल की सर्विसिंग करेगा और ये राफेल फाइटर जेट का सर्विस सेंटर भी होगा और इसे 2022 के अंत में शुरू कर दिया जाएगा। आपको बता दें कि ये आने वाली फैसिलिटी राफेल जेट की ओवरहॉलिंग, सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर अपग्रेड इसमें किया जाएगा। साथ ही इस यूनिट में इंटीग्रेशन और सर्टिफिकेशन किया जाएगा लोकल और इम्पोर्टेड सिस्टम का, और ये सब डैसॉल्ट की निगरानी में किया जाएगा। दोस्तों, डैसॉल्ट रिलायंस एरोस्पेस एक्सप्रेस लिमिटेड फैसिलिटी भारतीय वायुसेना के लिए राफेल फाइटर जेट्स का निर्माण भी करेगी। अगर कंपनी को ऑर्डर मिलेगा तो इन्हें भारत में बनाया जाएगा और इससे सबसे बड़ा फायदा यह होगा कि राफेल विमानों की कीमतें कम होंगी, मेंटेनेंस भी आसान होगी और ये बहुत अच्छा फैसला है जो कि अगले साल के अंत तक शुरू हो जाएगा। बढ़ते हैं अगली अपडेट की तरफ, जो कि HAL को लेकर आ रही है। दोस्तों, आपको बता दें कि HAL और एयरक्राफ्ट अपग्रेड एंड रिसर्च एंड डेवलपमेंट सेंटर को चुना गया है SU-30 के नेक्स्ट जनरेशन रडार वार्निंग रिसीवर के इंटीग्रेशन के लिए। जी हाँ, आपको बता दें कि नेक्स्ट जनरेशन रडार वार्निंग रिसीवर DRDO के द्वारा तैयार किया गया है और इसका ट्रायल कॉन्ट्रैक्ट के साइन होने के 14 महीनों के बाद किया जाएगा। बढ़ते हैं डिफेंस अपडेट की तरफ, जो कि ऑर्डिनेंस फैक्ट्री बोर्ड को लेकर आ रही है। ऑर्डिनेंस फैक्ट्री बोर्ड डुमडुम को 500 किलोग्राम के जनरल पर्पस बॉम्ब्स के लिए बल्क प्रोडक्शन क्लियरेंस सर्टिफिकेट मिला है डायरेक्टरेट जनरल ऑफ एरोनॉटिकल क्वालिटी एश्योरेंस की तरफ से और इसे भारत में स्वदेशी रूप से DRDO की मदद से बनाया गया है। बढ़ते हैं अपडेट की तरफ, जो कि INS विक्रांत को लेकर आ रही है। दोस्तों, आपको बता दें कि INS विक्रांत के डेक पर भारतीय नौसेना का सी किंग हेलीकॉप्टर उतरा है और ये पहला हेलीकॉप्टर बन गया है जो कि INS विक्रांत के डेक पर उतरा है। दोस्तों, INS विक्रांत का सी ट्रायल दिसंबर से शुरू हो जाएगा और इसकी बेसिन परीक्षण पूरे हो चुके हैं और इसे ईस्टर्न नेवल कमांड के तहत तैनात किया जाएगा। बढ़ते अगले डिफेंस अपडेट की तरफ, जो कि ऑर्डिनेंस फैक्ट्री बोर्ड को लेकर आ रही है। भारत सरकार ने वर्तमान में ऑर्डिनेंस फैक्ट्री बोर्ड के तहत संचालित 41 कारखानों के अपने नेटवर्क के पुनर्गठन की योजना के बारे में जानकारी दी है। आपको बता दें कि रक्षा राज्य मंत्री अजय भट्ट ने ऑर्डिनेंस फैक्ट्री बोर्ड को रक्षा मंत्रालय के प्रशासनिक नियंत्रण के तहत 7 राज्य के स्वामित्व वाले सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों यानी कि DPSU में पुनर्गठित किया है। साथ ही उन्होंने कहा कि ऑर्डिनेंस फैक्ट्री बोर्ड का पुनर्गठन, जिसे कि मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के द्वारा कॉर्पोराइजेशन के रूप में वर्णित किया गया है, इसका उद्देश्य है कि दक्षता बढ़े, नई विकास की क्षमताएं सामने आए और इनोवेशन हो और काम भी तेजी से हो। साथ ही रक्षा राज्य मंत्री ने कहा कि नए DPSU में गोला बारूद और विस्फोटक यूनिटें भी होंगी, जिसमें कि 12 मौजूदा ऑर्डिनेंस फैक्ट्री बोर्ड शामिल होंगे। इसके अलावा हथियार और उपकरण वाले जो DPSU हैं उनके अंतर्गत 8 कारखाने शामिल होंगे और इनमें से भी 5 वाहनों के लिए होंगे, पैराशूट के लिए 1, ऑप्टो इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए 3, ट्रूप कंफर्ट आइटम के 4 और एंसिलरी के लिए 8। आपको बता दें कि ऑर्डिनेंस फैक्ट्री बोर्ड का जो एडमिनिस्ट्रेटिव यानी कि प्रशासनिक बेस है वो कोलकाता में है, लेकिन इसकी सुविधाएं पूरे देश में फैली हुई है। आपको बता दें कि रक्षा राज्य मंत्री अजय भट्ट ने बताया कि कॉर्पोरेट संस्थाओं को मुनाफे का पीछा करने और प्रतिस्पर्धा यानी कि कंपटीशन अनुबंधों के लिए बोली लगाने के लिए भी प्रोत्साहित किया जाएगा। यानी कि अब ऑर्डिनेंस फैक्ट्री बोर्ड पर जो भारत सरकार का निगमीकरण यानी कि कॉर्पोराइजेशन का जो प्लान था उसे फाइनल कर दिया गया है और उसके हिसाब से चीजों को अलग अलग डिवीजन में बांट दिया गया है, जिससे कि काम की दक्षता भी बढ़ेगी और तेजी से काम भी होगा और ये बहुत अच्छा फैसला है भारत सरकार के द्वारा। अगली अपडेट रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जी को लेकर आ रही है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने बेलारूस में अपने समकक्ष लेफ्टिनेंट जनरल विक्टर कैरेनिन के साथ दुशांबे में SCO के सम्मेलन में द्विपक्षीय वार्ता की है। अधिकारियों ने बताया कि दोनों मंत्रियों ने द्विपक्षीय रक्षा सहयोग पर चर्चा की है और क्षेत्रीय सुरक्षा के मुद्दों पर बातचीत की है। इस सम्मेलन में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा कि आतंकवाद और क्षेत्र की अन्य सुरक्षा चुनौतियों से निपटने के ठोस प्रयासों पर जोर डालने की जरूरत है। इसके अलावा रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह तजाकिस्तान के
रक्षा मंत्री के साथ भी मुलाकात करेंगे। बढ़ते अगले डिफेंस अपडेट की तरफ, जो कि भारतीय वायुसेना को लेकर आ रही है। अंडमान और निकोबार कमान के कमांडर इन चीफ लेफ्टिनेंट जनरल अजय सिंह ने अभियान संबंधी तैयारियों का जायजा लेने के लिए पोर्ट ब्लेयर में वायुसेना कंपोनेंट के मुख्यालय का दौरा किया। एक आधिकारिक बयान में बताया गया है कि उन्होंने वायुसैनिकों से बातचीत की और तीनों सेवाओं की संपत्ति की संयुक्त प्रयोग, यानी कि एक साथ कैसे इनका इस्तेमाल करना है, इसके अलावा तीनों सेनाओं के संयुक्त प्रशिक्षण के महत्व पर अपने विचार भी रखे। साथ ही उन्होंने दुश्मन से एक कदम आगे रहने के लिए टेक्नोलॉजी के साथ साथ चलने की जरूरत पर जोर दिया। आपको बता दें कि लेफ्टिनेंट जनरल सिंह ने वायुसेना के केंद्र प्रोथरापुर का भी दौरा किया और द्विप्रहरी के तौर पर प्रसिद्ध 153 स्क्वाड्रन का जायजा भी लिया। बढ़ते अगले अपडेट की तरफ, जो कि इसरो को लेकर आ रही है। दोस्तों, आपको बता दें कि अंतरिक्ष राज्य रक्षा मंत्री जितेंद्र सिंह ने कहा कि भारत अगले साल की तीसरी तिमाही में चंद्रमा पर अपना तीसरा मिशन यानी कि चंद्रयान 3 को लॉन्च करेगा। कोरोना वायरस महामारी के कारण अंतरिक्ष यान में थोड़ी देरी हुई है। कार्य की ताजा स्थिति को देखते हुए अगले साल की तीसरी तिमाही तक चंद्रयान 3 को लॉन्च किया जाना है। साथ ही उन्होंने बताया कि चंद्रयान 3 के कार्य में जो उसका डिजाइन है उसे अंतिम रूप दिया जाना है। इसके अलावा सबसिस्टम का निर्माण, कंसोलिडेशन, अंतरिक्ष यान स्तरीय विस्तृत परीक्षण और पृथ्वी पर प्रणाली के परफॉर्मेंस के मूल्यांकन के लिए कई विशेष परीक्षण चल रहे हैं। साथ ही केंद्रीय मंत्री ने बताया कि चंद्रयान 3 पर कार्य फिर से आरंभ हो चुका है और यह अपने संपन्न वाली स्टेज पर पहुंच चुका है। दोस्तों, आपको बता दें कि चंद्रयान 3 में ऑर्बिटर नहीं होगा क्योंकि इसे ऑलरेडी लॉन्च किया जा चुका है, जो अपना कार्य बहुत अच्छी तरीके से कर रहा है। तो दोस्तों, ये थे अभी तक के टॉप डिफेंस और स्पेस अपडेट। वीडियो के संबंध में कोई प्रश्न जवाब है, आपका कोई सवाल है, कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर पूछ सकते हैं। फिलहाल इस वीडियो के लिए इतना ही, मिलता हूं वीडियो के साथ। ख्याल रखिएगा अपना, चैनल सब्सक्राइब करना न भूलिएगा। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।